हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और इस तरीके के जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं उसको हम डील करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस और आरओआरओ का पेपर जो है लाइन में है। 11 फरवरी को या आरओआरओ का पेपर है और 17 मार्च को यूपी पीसीएस का पेपर रखा गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर की जो सबसे चर्चित पुस्तक है, जिसको आई दृष्टि के नाम से जाना जाता है, जिसको घटना चक्र प्रकाशित करती है, तो वहाँ से हम लोग करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे और इस तरीके से जितने इसके अलग अलग पोर्शन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिकी और मिसलिनियस वाले जो टॉपिक्स होते हैं, उसको डिफरेंट वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य का जो पहला टॉपिक है वो स्वच्छ सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, इसको हम कवर करेंगे। आगे चलने से पहले बोल दें कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसको आराम से आपको मिलती रहें और आप वीडियोज़ का अच्छा फ़ायदा उठा सकें। तो पहला जो टॉपिक है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2023 है उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने परिणाम उसका जो है घोषित किया था। आप इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं जरूर याद करेंगे कि किसने इसको प्रकाशित किया या घोषित किया या किसने किसी चीज़ का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उसमें ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर का नाम दिया होता है, या फिर होम मिनिस्टर का नाम। तो इस तरीके के जो आप फैक्ट होंगे कि किसने उद्घाटन किया या किसने जारी किया, उसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। तो 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो इसका जो है परिणाम घोषित किया था। उसमें जो है 4,477 शहरों का आकलन किया गया था। आपको ये फैक्ट क्यों याद करना है? क्योंकि ये फैक्ट बड़ा इजी सा है, 4477। तो आप इस तरीके से थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि हो सकता है पूछ ले। जनरली इस तरीके के फैक्ट पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है कि 4477 शहरों का आकलन किया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें 61 जो है कैंटोनमेंट जो बोर्ड होते हैं, जिसको हम छावनी कहते हैं, उसको इंक्लूड किया गया था और 88 जो है गंगा किनारे बसे शहरों को इंक्लूड किया गया था। बात की जाए कि कौन सा इसका संस्करण है, तो 8वां संस्करण है। आप इस बात का ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। तो बात की जाए कि 1 लाख से जो अधिक जनसंख्या की श्रेणी में जो इंदौर है, इसको लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ जो है शहर घोषित किया गया है। इंदौर आप ध्यान रखेंगे। इंदौर वैसे भी जनरली आप अगर पिछले सालों से एग्ज़ाम देते हुए आए हैं तो आपको इंदौर याद हो गया होगा कि जब भी स्वच्छ जो है सिटी की बात आती है, इंदौर जो है इसका स्थान हमेशा पहले नंबर पर रहता है। तो लास्ट जो है 8 संस्करण हुए हैं, 8 में से 7वीं बार जो है इंदौर को पहला स्थान मिला है 1 लाख से अधिक की जनसंख्या वाली श्रेणी में। बात की जाए इस बार जो है इंदौर के साथ साथ जो सूरत है गुजरात में जो कि है, उसको भी प्रथम रैंक दिया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो 1 लाख से अधिक की श्रेणी में है, इंदौर और सूरत दोनों को पहला रैंक ज्वाइंटली मिला हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे। तीसरे नंबर पर नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में, उसको रखा गया है। चौथे नंबर पर विशाखापत्तनम और 5वें नंबर पर भोपाल को रखा गया है। तो 1 लाख से अधिक की जनसंख्या वाली जो श्रेणी है उसको 1 to 5 आप याद करेंगे कि इंदौर और सूरत को जो है कंबाइंड पहला रैंक दिया गया है। नवी मुंबई दूसरे नंबर पे है, विशाखापत्तनम तीसरे पे, भोपाल जो है चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे। आप इस बात का ध्यान देंगे। आगे बात करी जाए कि जो टॉप शीर्ष जो 5 शहर हैं कि जिसकी 1 लाख से कम जनसंख्या है, तो उसमें जो सासवड़ महाराष्ट्र में है उसको पहला रैंक मिला है। इस बात को ध्यान देंगे। इसमें आपको केवल एक ही याद करना है, इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। बात की जाए शीर्ष जो 5 राज्य हैं तो उसमें तो जो पहला है वो महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है, 5वां तेलंगाना है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो पहला रैंक है वो एमपी को नहीं मिला है। जनरली आपका दिमाग हो सकता है इस तरीके से काम करे कि चूंकि इंदौर मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश को पहला रैंक मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। तो आप इस तरीके से अपना कुछ बना सकते हैं कि महाराष्ट्र पहले पे है, एमपी दूसरे पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे पे है, उड़ीसा चौथे पे है और तेलंगाना जो है वो 5वें नंबर पे है। इस तरीके से आप इसको याद कर देंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो बिहार का स्थान है वो 15वां है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। आगे चलते हैं। तो इसको जैसा कि हमने बताया कि गंगा किनारे शहरों को भी कैटेगराइज किया गया है। इसके पहले हमने देखा था जो गंगा किनारे शहर हैं 88 हैं, उसको कैटेगराइजेशन किया गया है। तो उसमें जो शीर्ष 5 गंगा नगर हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान देंगे कि इसमें जो शीर्ष 5 गंगा नगर हैं उसमें से 5 में से 4 जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। तो जो पहला है वाराणसी है, दूसरा प्रयागराज है, तीसरा बिजनौर है, चौथा हरिद्वार है और 5वां कन्नौज है। तो जो उत्तर प्रदेश के 4 हैं उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वाराणसी और प्रयागराज आसपास हैं और ये तो काफ़ी जो है चर्चित जगह हैं जो कि गंगा के किनारे बसे हुए हैं। बाकी बात की जाए बिजनौर और कन्नौज, तो इसमें
थोड़ा सा इस तरीके से याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि नौर और नौज इस थोड़ा सा हल्का सा जो है दोनों आसपास टाइप के टर्म्स लगते हैं। तो इस तरीके से बिजनौर, कन्नौज ये दोनों आसपास हैं, और वाराणसी और प्रयागराज आसपास रहने जो सिटीज़ हैं गंगा किनारे उस तरीके से, और हरिद्वार जो है वो अलग से उत्तराखंड जो कि में स्थित है। तो ये शीर्ष 5 गंगा नगर हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बात की जाए छावनी की, जैसा कि हमने देखा इसके पहले कि जो छावनी है उसको भी कैटेगराइजेशन किया गया है। तो महू छावनी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उसको स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। बात की जाए कि 1 लाख से अधिक की जनसंख्या जो श्रेणी है उसमें शीर्ष जो 20 शहर हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो सारे तो हमको याद नहीं करने हैं। उसमें से उत्तर प्रदेश में जो है केवल नोएडा का जो है वो टॉप 20 शहरों में है, यानी कि शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर है जो कि नोएडा है। बाकी और शहरों की अगर हम रैंकिंग देखें तो गाजियाबाद जो कि 38वें स्थान पे है, अलीगढ़ को 40वां रैंक मिला हुआ है, वाराणसी को 41वां, लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52वां और प्रयागराज को 71वां। तो आप इस तरीके से अपना साइड में अपनी बुक में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा इजीली आपको याद हो जाएगा। जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा कि इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो थोड़ा रिकॉल जल्दी हो जाएगा। बात की जाए चंडीगढ़ को, तो जो सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर है वो चंडीगढ़ है, उसको घोषित किया गया कि यह सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर है। तो हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में देख लिया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जो नोएडा जिसके बारे में हमने देखा कि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र सिटी है जो कि शीर्ष 20 में है, जिसको 14वां रैंक मिला हुआ है। तो नोएडा को जो है 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है, आप इस बात का भी ध्यान देंगे। और बात की जाए आगे, तो जो वर्ष 2024 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए एंथेम रखा गया है, गीत रखा गया है, वो गीत का नाम है नया संकल्प है नया प्रकल्प है, और इसको गाया है हमारे प्रिय कैलाश खेर जी ने। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि जो एंथम रखा गया है वो कौन सा है, तो आप याद रखेंगे नया संकल्प है नया प्रकल्प है, और इसको गाया है कैलाश खेर जी ने। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो पीएम जनमन है। पीएम जनमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, क्योंकि ये अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आप फुल फॉर्म से जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसी को पीएम जनमन कहा गया है। तो आप फुल फॉर्म पहली बात तो याद रखेंगे, जो फुल फॉर्म है वो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये पीएम जनमन का फुल फॉर्म है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि पीएम जनमन जो है न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है। तो जैसा कि जनमन में आपने देखा कि ये जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। तो अगर बात करी जाए बेसिक फैक्ट की, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अगर देखेंगे तो अनुसूचित जो जनजाति है जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं उसकी आबादी 10.45 करोड़ है। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों उसको अगर इंक्लूड किया जाए अंडमान निकोबार को, तो उसमें 75 समुदाय को जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह में विभाजित किया गया है, जिसको जनरली हम पीवीटीजी कहते हैं, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आगे बात करते हैं, तो ये जो 75 पीवीटीजीज हैं यानी कि जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति हैं जो कि 18 स्टेट और अंडमान निकोबार में मिला के पाए जाते हैं, तो उसके बारे में ये पीएम जनमन योजना है। निर्मला सीतारमण जी ने जो है बजट भाषण में, जो कि 2023 और 24 का बजट भाषण था, उसमें प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया था। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि इसको मोदी जी ने नहीं किया है, इसको किया था निर्मला सीतारमण जी ने। और बजट में के जो भाषण होता है वो 2023-24 का, उसमें जो है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया गया था। अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रम की योजना के तहत जो है अगले 3 वर्षों में, यानी कि अगले 3 वर्षों में इसके लिए, यानी कि 23-24 से लगा करके आपका 3 वर्षों तक 15,000 करोड़ की राशि जो है उपलब्ध कराया जाएगा इसके लिए। पीवीटीजी जो प्रधानमंत्री विकास मिशन योजना है इसके लिए, उसके लिए पीवीटीजी जो परिवार हैं उनको सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क तथा दूरसंचार और इस तरीके की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो इन ग्रुप्स को, शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप्स को दी जाएंगी। बात की जाए, जो 15 नवंबर 2023 है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो झारखंड के खूंटी जिले से इसको प्रधानमंत्री जो जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है जो कि पीएम जनमन है, इसकी शुरुआत की गई है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आप याद करेंगे कि जो जनजाति गौरव दिवस है जो कि 15 नवंबर 2023 को मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और ये जो प्रधानमंत्री जो जनमन योजना है पीएम जनमन, वो झारखंड के खूंटी जिले से जो है ये स्टार्ट किया गया है और ये जनजाति गौरव दिवस पे ही शुरू किया गया है। आगे बात की जाए तो वर्ष 2023-24 से 25-26 तक जो है इसमें पीएम जनमन के लिए 24,104 करोड़ का प्रावधान है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखें कितना प्रावधान है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस स्कीम के लिए कितना जो है आवंटन किया गया है। तो 2023-24 से लगा के 2025-26 तक के लिए
24,104 करोड़ का जो व्यय है उसको मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें बात की जाए तो जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसके साथ साथ में 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया जाएगा, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो पक्का घर बनाना हो, सड़क हो, पाइप से जलापूर्ति हो, तो इस सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा इन 75 जो है वल्नरेबल जो कि पीवीटीजी ग्रुप हैं उन क्षेत्रों में। बात की जाए तो केंद्रीय जनजातीय कार्य जो मंत्रालय होगा वो इसका नोडल मिनिस्ट्री होगा। आपको इससे पूछा जा सकता है कि जो पीएम जनमन है उसका नोडल मंत्रालय कौन है, तो आप याद रखेंगे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय हो जाएगा। और इसके साथ जो है कोऑर्डिनेट करेंगे और सारे मिनिस्ट्री भी, जितने भी अन्य मंत्रालय हैं और जिसमें कि 8 अन्य मंत्रालय या विभाग हैं वो भी इसके जो है इसके साथ समन्वय करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आगे देखते हैं कि इस मिशन से देश के 220 जिलों की 22,500 से अधिक बस्तियों में निवास जो है 28 लाख से जो अधिक लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। आगे बात की जाए कि इसमें जो किस तरीके से चेंजेस किए जाएंगे, तो शिक्षा और संचार यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है इस अभियान की शुरुआत की गई है। आगे बात की जाए कि जो इसका एम क्या होगा, यानी कि उद्देश्य इसका क्या होगा, तो इसका उद्देश्य जो होगा कि जो जनजातीय बस्तियां हैं, जो पीवीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियां हैं, उसमें जो सरकारी योजना हैं उसको 100% जो है यानी कि 100% जो है पहुंच जो है इसकी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये रहा हमारा पीएम जनमन प्रोग्राम। आगे देखते हैं जो अगला हमारा स्कीम है वो न्यूज है जो वो नमो ड्रोन दीदी योजना है। तो नमो ड्रोन दीदी, पहले आप इसको याद रखेंगे, जो दीदी टर्म है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से इसमें यूज किया गया है। तो आप ये जब भी दीदी टर्म आ रहा है तो अपने दिमाग में इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप से थोड़ा लिंक रखेंगे कि ये जो स्कीम है नमो ड्रोन दीदी, तो कहीं ना कहीं इसका लिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप से है। आगे देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो नमो ड्रोन दीदी योजना जो है वो किस लिए स्टार्ट की गई है इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि भारत जो है उर्वरक की बात की अगर की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि प्रोडक्शन में हम जो है फर्टिलाइज़र के वो सेकंड नंबर पे हैं, और दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है, यानी कि इंपोर्ट में हम दूसरे नंबर पे हैं, और जो फर्टिलाइज़र का जो हम प्रोडक्शन है उसमें भी हम दूसरे नंबर पे हैं। इस बात को याद रखेंगे कि हम दोनों में, चाहे वो इंपोर्ट की बात हो उसमें भी दूसरे नंबर पे हैं, और प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की बात की जाए उसमें भी हम दूसरे नंबर पे हैं। बात की जाए तो क्योंकि उर्वरकों से काफ़ी नुकसान हुए हैं, इवन दो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उससे काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है उसको देखते हुए हम इस टाइम पे अल्टरनेट जो फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि जो वैकल्पिक और फर्टिलाइजर उसके हो सकते हैं, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो उसी में जो तरल नैनो उर्वरक है, यानी कि लिक्विड जो नैनो फर्टिलाइज़र है उसका विकास किया जा रहा है। नैनो यूरिया, नैनो डीओपी, इस तरीके की चीज़ों को आजकल जो है काफ़ी प्रोत्साहन किया जा रहा है। और रिसेंट में हमने किसान ड्रोन के नाम को भी सुना था। तो किसान ड्रोन जो है काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है, क्योंकि किसान ड्रोन की सहायता से जो है उर्वरकों का छिड़काव जो है किया जा रहा है, और इस तरीके से जो है ड्रोन हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा रोल कर रहे हैं। आप जो मीन्स का पॉइंट होता है ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, यानी कि जो हमारे टेक्नोलॉजी है उसका यूज किस तरीके से फार्मिंग में किया जा सकता है, तो ये सारे जो आप टर्म्स हैं यूज कर सकते हैं वहाँ पे कि किसान ड्रोन जो है किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो आप मीन्स में भी इन चीज़ों को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इस योजना की जब हम बात करते हैं तो ये योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का जो शुभारंभ किया था इन्होंने 30 नवंबर 2023 को। तो यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे कि जो शुरू किया गया है इसको वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, और यह है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कभी कभी आपको जब ऑप्शन देता है तो ये बता देता है कि ये केंद्रीय क्षेत्र का है या राज्य क्षेत्र का है, या फिर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो ये जो है केंद्रीय क्षेत्र का, यानी कि इसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग करेगी। आगे बात कर लेते हैं कि 2024-25 से 2025-26 की जो अवधि में है इसको 1261 करोड़ रुपया जो है इस जो है योजना को मिलने वाला है प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र के लिए। और अगर टोटल बात की जाए तो इसमें जो होगा कि 15,000 जो चयनित महिला स्वयं सहायता समूह है, यानी कि इसमें 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है ड्रोन प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। और किस तरीके से ये काम करेगा, ये जो ड्रोन्स होंगे 15,000 जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए जाएंगे, उसमें जो है वो किसानों को उससे हेल्प किया जाएगा कि किस तरीके से वो ड्रोन्स को किराए पे किसान ले सकते हैं और उससे अपना जो है छिड़काव कर सकते हैं।
आगे इस न्यूज़ में आगे देख लेते हैं कि जो 15,000 ये ड्रोन्स होंगे, उसमें से जो प्रथम 500 ड्रोन होंगे वो उर्वरक जो कंपनियां होंगी उसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, और बाकी जो कि 14,500 ड्रोन होंगे उसको 2 वर्षों में, यानी कि आगामी जो अगले 2 वर्ष से आने वाले, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा, ये जो कि गवर्नमेंट करेगी। तो अगर आपसे ऑप्शन में ये बताया जा रहा है कि जो 15,000 पूरे ड्रोन्स हैं वो सरकार ही दे रही है, तो ऐसा नहीं है। जो प्रथम 500 ड्रोन होंगे उसको उर्वरक कंपनियां देंगी, बाकी जो बचे हुए शेष 14,500 ड्रोन है उसको गवर्नमेंट अगले 2 वर्षों में उपलब्ध कराएगी। बात की जाए कि एक ड्रोन को खरीदने में लगभग लागत कितनी आती है, एसेसरीज के साथ लगभग 10 लाख आता है, लेकिन इस जो योजना है इसके तहत जो है 80% तक जो है, जो महिला जो स्वयं सहायता समूह होगा उसको 80% जो लागत का है, यानी कि 8 लाख रुपए तक केंद्रीय जो है वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा, यानी कि सरकार 80% देगी। बात की जाए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, उसमें जो सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे 15,000, उसमें से क्या होगा, एक एक सदस्यों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि हर सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक किसी महिला को ड्रोन पायलट का जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और एक अन्य किसी सदस्य को ड्रोन तकनीशियन, यानी कि जो ड्रोन सहायक के रूप में जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि जो हर सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक जो महिला होगी उसको ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और दूसरा ड्रोन तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरीके से काफ़ी अच्छे से ये लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ऐसा प्रशिक्षण करने के बाद ये लोग जो होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, तो ड्रोन दीदी के रूप में उनको रूपांतरित किया जाएगा। ये एक टर्म है ड्रोन दीदी, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होंगी उनको ड्रोन की प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे अच्छा कर सकें और उनसे जो है उनको इनकम मिल सके, और कहीं ना कहीं जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है वो चरितार्थ हो सके। बात की जाए कि जो ड्रोन दीदी योजना की घोषणा है वो कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2023 को, यानी कि जो हमारा 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस था, उसी टाइम पे जो है नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की घोषणा की थी। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि जो ड्रोन दीदी योजना है उसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को हुई थी। अगला जो न्यूज़ है वो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उससे रिलेटेड है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो कि 2023 में हुए हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि जो विधानसभा चुनाव से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 172 का जो पहला सब क्लॉज है वो चुनाव से रिलेटेड बात करता है, कि जो कि विधानसभा चुनाव के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 324, जैसा कि आपको पता है इलेक्शन कमीशन से डील करता है, तो ये अनुच्छेद 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 का, उसकी जो धारा 15 है उससे जो है कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन को ऑफ इंडिया को ये पावर मिलती है कि वो विधानसभा चुनाव कंडक्ट कराएंगे। तो आप ये थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे कि अनुच्छेद 172 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 324 में क्या लिखा हुआ है, और आप इसका जो है याद रखेंगे कि ईयर क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। फिलहाल आपसे धारा इसकी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का जो ईयर है हो सकता है आपको पूछा जा सके या तो मिलाने के लिए दिया जा सके। तो इन तीनों जो है अनुच्छेद और धाराओं के तहत जो है पावर मिलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो राज्यों में जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसको कंडक्ट कराएंगी। आगे बात करते हैं कि किन किन राज्यों में इलेक्शन हुआ है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, राजस्थान है, तेलंगाना है। तो ये 5 जो राज्य हैं इसमें इलेक्शन हुए हैं। बात कर ली जाए कि जो कहाँ पे हुए हैं, तो उसमें जो पहला है हम देख लेंगे छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में पहले आप थोड़ा बेसिक देख लेंगे कि जो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑर्डर है, यानी कि संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश जो है कि 2008 है। इसका भी हो सकता है मिलाने को टाइम आपका दिया जाए, क्योंकि नया एक फैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं, तो आप इसका भी ईयर याद करेंगे। तो इसके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो सीटें हैं वो टोटल 90 सीटें हैं। 90 सीटों में 10 सीटें अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के लिए हैं, और 29 सीट जो है वो जनजातियों के लिए यानी कि एसटीज़ के लिए हैं। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो छत्तीसगढ़ के इलेक्शन से रिलेटेड हमने देखा कि 90 वहाँ पे सीटें हैं। आगे देख लेते हैं कि जो इसका चुनाव हुआ है ये 2 चरणों में है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 5 जगहों पे इलेक्शन हुए हैं, हम आगे देखेंगे कि केवल छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 चरणों में इलेक्शन हुए हैं, बाकी सब जगह एक चरण में इलेक्शन होंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव रहा है 2023 का, उसमें चुनई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया है। शुभंकर मतलब कोई चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक सिंबल घोषित करते हैं, तो चुनई जो चिरई है उसको शुभंकर घोषित किया गया है। आप इसको पूछा जा सकता है कि जो चुनई चिरई है वो किससे रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसका जो शुभंकर है वो चुनई चिरई है। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि जो इलेक्शन वहाँ पे हुआ है उसमें जो मतदान कितना % हुआ है। तो मतदान 76.31% है, यानी कि 76.31% वहाँ पे
मतदान हुआ है। ये जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव था ये 6वां था, यानी कि 6वां विधानसभा ये था। आगे देख लेते हैं तो इसमें जो जीत मिली है बीजेपी को मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बहुमत हासिल किया है। आगे बात करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितनी महिलाओं का चुनाव हुआ है, तो 19 जो है महिलाएं चुनी गई हैं 90 में से। महिला विधायकों की यह संख्या छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद सर्वाधिक है, यानी कि अभी तक जब से छत्तीसगढ़ बना है। आप पहली बात ये देख के आएंगे कि छत्तीसगढ़ कब बना है और किस स्टेट से अलग होकर बना है। ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको देख लेंगे। तो जो 90 में से जो है 19 सीटें वो महिलाओं को मिली हैं और यह जब से छत्तीसगढ़ बना है उसमें सबसे सर्वाधिक है। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हो सकता है पूछा जा सकता है, आपको हो सकता है ऑप्शन बना के पूछ लिया जाए। आगे बात करते हैं कि जो रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान है उसमें जो विष्णुदेव साय जी हैं उनको नया मुख्यमंत्री जो है बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। तो हो सकता है पूछ लिया जाए किस जगह पे इनको मतलब इनका मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था। तो ये रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो साइंस कॉलेज मैदान आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और विष्णुदेव साय जो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये मुख्यमंत्री के रूप में यानी कि व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो ये चौथे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इस बात का आप एकदम ध्यान रखेंगे, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि ये पहले जो है ट्राइबल जो है चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने चुनाव लड़ा है वो कुरी विधानसभा क्षेत्र से लड़ा है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात की जाए कि कौन कौन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं वहाँ पे, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर में 2 लोग हैं, अरुण साव जी और विजय शर्मा जी। इनको उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। बात की जाए कि जो स्पीकर कौन है, तो जो रमन सिंह जी हैं जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है छत्तीसगढ़ की, वहाँ का स्पीकर बनाया गया है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि 90 सीटें हैं टोटल और बीजेपी को 54 सीटें मिली और बीजेपी ने वहाँ पे जीत दर्ज की है। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में। तो जो मध्य प्रदेश का चुनाव है उसमें अगर बात की जाए तो टोटल 230 सीटें हैं, जिसमें से 35 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। और यहाँ पे जो चुनाव है वो एक ही चरण में हुआ है। छत्तीसगढ़ का चुनाव 2 चरण में हुआ था, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको ऑप्शन में बना के पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 77.15% जो है मतदान दर्ज किया गया है। और जो मध्य प्रदेश का चुनाव है ये 16वीं जो है विधानसभा का चुनाव था मध्य प्रदेश के, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया है, उन्होंने वहाँ पे 70% से अधिक सीटें पर जो है प्राप्त की हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 27 महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। जैसा कि आपने देखा कि 230 सीटें हैं, तो 230 में से 27 महिला विधायक जो है निर्वाचित हुई हैं मध्य प्रदेश में। बात की जाए कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स किसको बनाया गया है, तो मोहन यादव जो हैं वो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं और ये जो हैं उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से जो है विधायक चुने गए हैं। आगे बात की जाए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बना है, तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बात की जाए स्पीकर की, तो मध्य प्रदेश में जो स्पीकर है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को जो है मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 230 सीटें टोटल हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और इसमें बीजेपी को जो है जिसने जीत दर्ज की है उसको 163 सीटें मिली हैं, जो कि 48.55% वोट हो जाता है। आगे बात करेंगे मिजोरम विधानसभा चुनाव की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए हो जाता है। मिजोरम की जो विधानसभा चुनाव है उसमें टोटल 40 सीटें हैं। आगे हम बढ़ने से पहले बता दें कि आप थोड़ा सा इस बात का बेसिक में जाकर एक पॉलिटी को पढ़ेंगे कि जो सीटें होती हैं वो किसी स्टेट में वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हो सकती हैं, इसका प्रोविज़न है। और आपका जो 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन है उसको जाके थोड़ा बेसिक में रिवाइज करेंगे। तो आगे देख लेते हैं, जो मिजोरम में है सीटें टोटल वो 40 सीटें हैं। 40 में से 39 सीट जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप ध्यान देंगे कि एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं 40 में से 39 यानी कि केवल एक सीट को छोड़ के सारी सीटें जो है यानी 39 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए। और यहाँ पे भी चुनाव है केवल एक चरण में हुआ है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मतदान का प्रतिशत कितना रहा है, तो यहाँ पे मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए आपको पूछा जा सकता है। तो 80.66% मतदान का यहाँ पे दर्ज किया गया है। और मिजोरम का विधानसभा है, ये 9वीं मिजोरम की विधानसभा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जो जोराम पीपल्स पार्टी है, जो जोराम पीपल्स मूवमेंट है, उसमें
इसकी जो पार्टी बनी है उसको 27 सीटें मिली हैं, यानी कि 40 में से इसको 27 सीटें मिली हैं और इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और ऐसा करने वाली जोराम पीपल्स जो मूवमेंट पार्टी है, पहली बार इन्होंने मान्यता प्राप्त जो है राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया था और इन्होंने जीत दर्ज की है। 2019 में जो ये पार्टी है जोराम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM, इसको एक क्षेत्रीय दल का जो है रीजनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ था। और इस टाइम की अगर बात की जाए तो 40 में से 3 जो है महिला विधायक जो है यहाँ पे निर्वाचित की गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अगर मिजोरम की बात करी जाए तो मिजोरम में जो 1972 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके गठन के बाद यह पहला अवसर है कि जबकि एक से अधिक महिला का चुनाव जो है विधानसभा सदस्य के रूप में हुआ है। और दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो लिंक हो जाता है वो है कि लाल रिन पुई जो है मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, यानी कि अभी आज तक जो है जब से मिजोरम बना है तब वहाँ पे महिला कोई कैबिनेट मंत्री नहीं थी। यह पहली महिला जो है कैबिनेट मंत्री हैं और ये तीसरी महिला हैं जो कि मंत्री पद ग्रहण की हैं। कैबिनेट में ये पहली मंत्री मतलब जो है महिला मंत्री हो जाएंगी। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि लाल रिन पुई जो हैं ये मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं। इसको आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे बात की जाए कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो ZPM पार्टी के जो नेता हैं लाल दुहमा, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने जो है शपथ ग्रहण किया है। इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो जो लाल दुहमा हैं वो पूर्व में IPS अधिकारी रह चुके हैं और ये 6वें मुख्यमंत्री हैं व्यक्तिगत रूप में मिजोरम के। आगे बात कर लेते हैं कि विधानसभा जो चुनाव था शेरछिप करके एक जगह है जो कि मिजोरम में है, तो शेरछिप जो है विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित हुए हैं। और बात की जाए लाल दुहमा की, तो लाल दुहमा जो है पूर्व जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं उनके सुरक्षा में तैनात थे। चूँकि ये IPS अधिकारी थे तो वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो रही हैं पहले उनकी सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं। और ये 1984 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे मिजोरम की जो लोकसभा जो सदस्य भी रह चुके हैं, यानी कि 1984 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। लेकिन 1988 में, आप इस क्वेश्चन को याद करेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है, 1988 में दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित होने वाली है पहले लोकसभा के सांसद थे, यानी कि जो पहले लोकसभा के जो सांसद थे जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था वो लाल दुहमा ही थे। आप इस बात को याद रखेंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब आपका काम है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल से डील करता है उसके बारे में आप जाकर के थोड़ा सा डिटेल में बेसिक पढ़ लेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस तरीके से काम करता है। और जो एंटी डिफेक्शन लॉ को डिसाइड करने वाली अथॉरिटी होती है वो जो, अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वहाँ पे स्पीकर का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, यानी कि जो प्रिसाइड करता है ऑफिस को, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ पे स्पीकर हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ पे जो चेयरमैन होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा नहीं लगेगा या फिर जो भी प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से चलेगी। आगे बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में। तो राजस्थान में टोटल 200 सीटें हैं, उसमें से 35 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 25 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो चुनाव हुआ है वो एक चरण में हुआ है। बात की जाए राजस्थान विधानसभा चुनाव में तो 74.65 यानी कि 74.62% जो है मतदान यहाँ पे दर्ज किया गया है। और यह जो राजस्थान विधानसभा चुनाव था ये 16वां जो विधानसभा चुनाव था। बात की जाए कि 200 जो सीटें हैं उसमें से 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। ये यहाँ से आप याद करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा टाइप का फैक्ट है। सीटें 200 हैं लेकिन चुनाव केवल 199 पे हुआ था। और उसका रीज़न है कि जो श्री गंगानगर जिला है वहाँ पे उसमें करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें जो उम्मीदवार थे नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह कुन्नूर, उनका जो है निधन हो गया था जिसकी वजह से एक सीट पे उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हो पाया था राजस्थान में। बाद में उस जगह पे इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन कराया गया जिसको हम उपचुनाव कहते हैं। तो उपचुनाव जब हुआ करणपुर विधानसभा क्षेत्र में तो प्रेजेंट टाइम पे रुपिंदर सिंह कुन्नूर जो हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही हैं तो वो विजयी घोषित किए गए हैं। तो आप ध्यान देंगे स्टार्टिंग में 199 सीटों पे ही इलेक्शन हुआ था, चूँकि जो करणपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से जो है गुरमीत सिंह कुन्नूर जो थे उनका निधन हुआ था। बाद में उसमें बाई इलेक्शन होता है उपचुनाव और रुपिंदर सिंह कुन्नूर को जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसमें विजय मिलती है। आगे बात की जाए तो जो जीत दर्ज किसने की है तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत दर्ज किया है। आगे बात की जाए तो जो टोटल सीट्स हैं उसमें से 20 जो हैं महिलाओं को मिली हैं, यानी कि 20 सीटें जो हैं महिलाओं ने जीती हैं। आगे बात की जाए कि चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं तो चीफ मिनिस्टर के रूप में जो है
भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के रूप में पद ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं तो ये भजन लाल शर्मा जी जो हैं सांगानेर जो है विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से विधायक चुने गए हैं और यह प्रथम अवसर है कि ये चीफ मिनिस्टर बने हैं राजस्थान के। आगे बात की जाए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में तो दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरव ये जो हैं ये उप मुख्यमंत्री बने हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं राजस्थान में। आगे बात की जाए कि राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो किसको नियुक्त किया गया है, तो वासुदेव देवनानी को जो है राजस्थान का विधानसभा का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो टोटल सीटें हमने देख ली पहले कि जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें 200 हैं, इसमें बीजेपी ने 115 जीती हैं। आगे बात कर लेते हैं और थोड़ा सा एक नया फैक्ट यहाँ पे भी देख लेते हैं कि राजस्थान में जो है 2 सीटें बीएसपी यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है जो यूपी से इमर्ज हुई है, तो कहीं ना कहीं भी इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे जो राजस्थान में 2 सीटें बीएसपी को भी मिली हैं। आगे बात कर लेते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बारे में। तो तेलंगाना में टोटल 119 सीटें हैं। 119 में से 19 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि एससी के लिए हैं और 12 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, यानी कि 119 में से 12 एसटी के लिए हैं। और यहाँ पे भी चुनाव एक ही चरण में हुआ है। केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पे चुनाव जो है 2 चरण में हो, बाकी सब जगहों पे 1 चरण में हुए हैं। बाकी बात की जाए प्रतिशत मतदान की तो 71.34% मतदान यहाँ पे हुआ है, इतना प्रतिशत बात की जाए। और ये तेलंगाना जो विधानसभा ये तीसरी तेलंगाना विधानसभा है, चूँकि आपको पता होगा कि 2014 में ही तेलंगाना जो है बना है आंध्र प्रदेश से हट करके। और आप बताएंगे कि अभी हमारे पास इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी और कितने स्टेट हैं। आगे बात की जाए तो भारतीय जो राष्ट्र समिति है जो इसके पहले वहाँ पे रूलिंग पार्टी हुई थी जो 2 साल से लगातार जिसके जो है चीफ मिनिस्टर तेलंगाना में थे, उस पार्टी को जो है पराजित करके यानी कि उस पार्टी को हरा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसने तेलंगाना में जीत दर्ज की है। और आपको बता दें जो भारतीय राष्ट्र समिति है वो नाम इसी इलेक्शन में चेंज किया गया था। इसके पहले इसका नाम जो है टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति था, जो कि अब भारतीय राष्ट्र समिति इसका नाम कर दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बात की जाए कि जो टोटल 119 सीटें थीं उसमें से जो है कांग्रेस को 64 सीट मिली है, यानी कि 53.78 जो प्रतिशत है उस पर इन्होंने विजय प्राप्त की है। बाकी आगे बात की जाए तो महिला विधायक की, तो महिला विधायक 8% है, लेकिन आपको प्रतिशत में नहीं याद करना है। टोटल सीटें जो हैं 119, उसमें से 10 जो हैं महिला विधायक हैं, यानी कि 10 जो हैं महिला विधायक हैं 119 में से, आप इसको याद रखेंगे। बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर जो है अनुमुला रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और तेलंगाना के ये व्यक्ति के रूप में ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं। और बात की जाए कि इनका विधानसभा क्षेत्र, तो कोडंगल विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जो है विधायक जो है का चुनाव लड़ा था और वहाँ से इनको जीत दर्ज मिली है। बात की जाए उप मुख्यमंत्री की, तो यहाँ पे एक ही उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो कि मल्लू भट्टी विक्रमार्क हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। और एक काम और आप करेंगे कि अभी चूंकि यहाँ पे स्पीकर का नाम नहीं लिखा हुआ है, स्पीकर जैसे वहाँ पे बनाए जाते हैं तो स्पीकर का नाम आप वहाँ से सर्च करके लिख लेंगे। चूँकि ये जो 5 राज्यों के इलेक्शन थे इसको आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से इस बुक में कवर किया गया है, तो आपको चीज़ों को याद करने में कठिनाई हो सकती है। आपका काम ये रहेगा कि आप एक काम करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, उसमें आप स्टेट का नाम रखेंगे। जैसा कि आपने एक चार्ट बनाया उसमें आपने स्टेट का नाम लिख दिया, और स्टेट का नाम लिखने के बाद लिख दिया कि वहाँ पर कितने प्रतिशत मतलब मतदान हुआ है, कौन चीफ मिनिस्टर बने हैं, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, कौन स्पीकर बने हैं, कितनी महिला जो है विधायक वहाँ पे चुनी गई हैं, टोटल कितनी सीटें हैं। और एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कितनी एससी की सीटें हैं उस स्टेट में और कितनी एसटी की सीटें हैं। बाद में इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप उसको अरेंज कर पाएंगे कि एससी की सीटें किस स्टेट में ज़्यादा रही हैं, एसटी की सीटें किस स्टेट में ज़्यादा रहेंगी। और आप अगर एक चार्ट बना लेंगे तो आपको इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी याद करने में। आगे का जो न्यूज़ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हम और सारी चीज़ों पर कार्य करते हैं। आप जो है चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें और लगातार इस तरीके की वीडियो आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल पॉलिटी पढ़ो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।